नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया की हर जरूरी खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे विस्तार से नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर के विकास को लेकर सरकार की नई योजना को कैबिनेट की मंजूरी। बुनियादी ढांचे, उद्योगों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। रेलवे कर्मियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान। गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल के विकास को कैबिनेट की मंजूरी। घाटे की भरपाई के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को देगी 22,000 करोड़ रुपए का अनुदान। देश के विकास की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा अगला बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, G20 में वैश्विक वस्तुओं के लिए काम करने की अपार क्षमता। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश का कहर। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। सिक्किम और उत्तरी बंगाल में बारिश से जनजीवन प्रभावित। अरुणाचल में भारी बारिश के बाद सियांग में हाई अलर्ट। और गुजरात के सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेल संपन्न। समापन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। पदक तालिका में शीर्ष पर रही सेना। और हेडलाइंस के बाद एक नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। पोषण माह के दौरान देश भर में विभिन्न विषयों के तहत 15 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। महिला और स्वास्थ्य विषय पर आयोजित गतिविधियों में एनीमिया जांच और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शामिल है। अग्निवीर वायु 2023 बैच में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए पंजीकरण इस साल नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। वायुसेना ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में आयोजित की जाएंगी। MiG-29 के लड़ाकू विमान गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वक्त रहते पायलट विमान से बाहर निकल गया। भारत का कर्ज जीडीपी के अनुपात में इस साल 84% रहने का अनुमान है। ये कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अधिक है। भारत के पक्ष में एक और अच्छी चीज आर्थिक वृद्धि दर का ऊंचा बने रहना है। खाद्य पदार्थों के महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 7.41% के स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा मुद्रास्फीति लगातार 9वें महीने आरबीआई के 2 से 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की सराहना की। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सूची को भ्रष्टाचार के 2 और मामलों में दोषी ठहराया गया। सूची को अब जेल में 26 साल बिताने होंगे। वेनेजुएला में भूस्खलन के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। भूस्खलन के कारण 300 से अधिक मकान, 15 कारोबारी प्रतिष्ठान और एक स्कूल तबाह हो गया। नासा का एक अंतरिक्ष यान लाखों मील दूर एक हानि रहित क्षुद्र ग्रह से टकराया और इस दौरान उसकी कक्षा बदलने में सफल रहा। ये जानकारी एजेंसी ने सेव द वर्ल्ड परीक्षण के नतीजों की घोषणा करते हुए दी है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर जल्दी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जबकि दीपक चाहर पीठ की चोट के कारण आगामी T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार ने नई योजना को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने अगले 4 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का खर्च 100% केंद्र सरकार वहन करेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित की जाएगी। PM डिवाइन योजना में 6,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के जरिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं में मदद करेगा। युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा। PM डिवाइन के जो मूल उद्देश्य हैं वो PM गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना,
पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। इसकी 500 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, लाइवलीहुड के काम आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में टूना टेकरा दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा। 4,243.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत रियायत की तरफ से होगी और 296.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाओं का विकास किया जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में एक है और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी तट पर स्थित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रियायत अवधि के दौरान अप्रोच चैनल, बर्थ पॉकेट और टर्निंग सर्कल को गहरा और चौड़ा करके 18 मीटर तक के जहाजों को संभालने की अनुमति होगी। एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है और साथ ही साथ मल्टीपर्पस कार्गो का भी वहां पे डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहां पर लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान करने को मंजूरी दी है। इससे रेलवे के 11.27 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। हर साल दशहरा पूजा के अवसर पर रेलवे कर्मियों को उत्पादकता बोनस दिया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाएगा। इसके तहत पात्र रेल कर्मियों को 78 दिन के लिए अधिकतम 17,950 रुपए का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस पहल का मकसद क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है। विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना का प्रावधान शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। ये संशोधन संचालन व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। विधेयक में बहु राज्य सहकारी समितियों में धन जुटाने के अलावा निदेशक मंडल की संरचना में सुधार और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम कंपनियों को रसोई गैस एलपीजी की घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान देने का फैसला किया है। ये आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को एक मुश्त अनुदान के रूप में मिलेगा। यह अनुदान इन कंपनियों को पिछले 2 साल के दौरान रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की लागत से कम मूल्य पर बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाएगा। पिछले 2 साल से घरेलू रसोई गैस को लागत से कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत का अगला वार्षिक बजट बहुत ही ध्यान से कुछ इस तरह बनाना होगा जिससे देश की वृद्धि की रफ्तार कायम रहे। उन्होंने कहा कि इससे मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन डीसी आई वित्त मंत्री ने ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में जाने माने अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद से संवाद के दौरान ये बात कही। उनसे अगले वर्ष के बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे स्टार्टअप से बात करने के लिए तैयार है जो देश से जाने पर विचार कर रहे हैं और उनके मुद्दों का समाधान इस तरह निकालने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। The growth priorities will be kept absolutely on the top. Even as I speak about the concerns that inflation brings before me. So inflation concerns will have to be addressed, but then how would you manage growth would be the natural question. But that's the point of, being sure how you're going to be able to balance the two and be sure that the momentum that Indian economy has got coming out of the pandemic and the momentum with which it will grow even the next year, even as per the very many multilateral institutions which are observing India,
cannot be weakened. So it will have to again be a very carefully structured budget in which the growth momentum will have to be sustained. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलन से भी मुलाकात की। उनके बीच द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक स्थिति और G20 समेत विभिन्न विषयों पर बात हुई है। दोनों नेताओं ने मौजूदा वैश्विक व्यापार, आर्थिक स्थिति समेत पारस्परिक हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने G20 की भारत की आगामी अध्यक्षता के मद्देनजर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। निर्मला सीतारमण ने अमेरिका भारत आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 11 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए येलन को आमंत्रित भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ वीजा बैकलॉग का मुद्दा उठाया, विशेष रूप से उन छात्रों को लेकर जो कोविड के बाद देश के शैक्षणिक संस्थानों में लौटने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस साल के अंत तक समस्या समाधान कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही है। विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान बेंगलुरु में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की रुचि भी दोहराई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंची राष्ट्रपति ने अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय विकास और युवाओं के विकास के लिए समग्र शिक्षा प्रणाली बहुत जरूरी है। त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आज केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से हाईवे, रेलवे, एयरवे तथा वाटर रेल के कई नए प्रोजेक्ट से यहाँ की प्रगति को एक नई गति मिल रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला के दुर्गाबाड़ी चाय बागान की महिला चाय श्रमिकों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में अल्बर्ट एक्का युद्ध स्मारक का दौरा किया और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की किसी पूर्वोत्तर राज्य की ये पहली यात्रा है। त्रिपुरा पहुंचने पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति को उनकी पहली त्रिपुरा यात्रा पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। किसी भी तरह के विस्तार और विशेषकर भौगोलिक सीमाओं के विस्तार में मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल होता है। दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत कभी इस तरह की नीति में विश्वास नहीं करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लोकाचार ऐसा है कि देश की चिंता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की परवाह करता है। ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारे इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सके। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक अवधारणा के तौर पर मानवाधिकार को केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संरक्षण के सीमित अर्थ में नहीं समेटा जा सकता है, इन्हें व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। It is a befitting recognition of NHRC dedicated efforts and high standards that NHRC India has retained its A status of accreditation with Global Alliance of National Human Rights Institutions for the 4th consecutive year. I have no doubt this track record would ever be on incremental trajectory. This indicates our nation's excellent recent record as regards human rights. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सूरत के भगवान महावीर विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज और इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का लोकार्पण किया। इस मौके पर छात्रों के साथ संवाद करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं के कारण डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उनके परिश्रम, कौशल और इनोवेशन से देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने युवाओं से राजनीति और लोकतंत्र में
और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। साथ ही कानून के निर्माण में अपने सुझाव देने की भी सलाह दी। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने कृषि क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, समावेशी विकास, नीति निर्धारण और देश और लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका को लेकर प्रभावी सवाल किए। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाना है तो मेरे भारत के नौजवानों को उसमें सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। उनको सुशासन लाने के लिए, अच्छा शासन लाने के लिए एक जवाबदेही, एक भारत के नौजवान जवाबदेही से काम करने की, जवाबदेही से भागीदारी बने और एक अच्छा शासन, पारदर्शिता शासन लाए जो जनता की जवाबदेही से काम कर सके। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आज की खबर, और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊना और चंबा जाएंगे। दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मेहसाणा में झंडी दिखाकर गौरव यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 35वें दिन की शुरुआत कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे से की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैफई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करके सांत्वना दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले में HPTDC के होटल क्यारी बंगला का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर 37 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। यह भवन 6 करोड़ से भी अधिक की लागत में बना है। केरल के तिरुवल्ला में कथित रूप से मानव बलि के मामले में एर्नाकुलम सत्र अदालत ने तीनों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों पर 2 महिलाओं की हत्या का आरोप है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से स्पेस ऑन व्हील्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग लॉन्च वाहनों और सैटेलाइटों के बारे में दिखाया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्कूलों पर केंद्रित होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। बात मौसम से जुड़ी तमाम अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई जिलों में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। वहीं गंगा, राप्ती, घाघरा, शारदा और रोहिणी नदी कुछ जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में तत्काल राहत कार्य शुरू करने, बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF, SDRF और फ्लड PAC की पर्याप्त टीमें तैनात करने का निर्देश दिया है।
वहीं असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कई जिलों में लगातार बारिश से करीब 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। 24 घंटे में राज्य में भारी बारिश के कारण 4 जिलों से बाढ़ की खबर है। चपेट में लगभग 50 गांव के कम से कम 8 राजस्व मंडल हैं। धेमाजी, लखीमपुर और डिब्रूगढ़ जिले बारिश से प्रभावित हुए हैं। वहीं जातिंगा नदी में अचानक आई बाढ़ से दीमा हसाव के कुछ इलाके भी प्रभावित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सियांग नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर पूर्व सियांग जिले के निचले इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों से नदी के पास जाने से बचने की बात कही गई है, उनसे अनुरोध किया गया है। हालांकि लोगों से बारिश से नहीं घबराने की अपील भी की गई है। जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर रख रहे हैं। भीषण भूस्खलन के कारण पासीघाट सिगर मार्ग बाधित है। भारी बारिश के कारण मरम्मत कार्य में बाधा आ रही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर में हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहर के बाहरी इलाकों में कई कॉलोनियों में उफनती झीलों का पानी घरों में घुस गया है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए। जिले के लगभग 15,000 घरों में पानी भर गया। 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बचाव और राहत के कामों में एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। उन्हें कुर्नूल से अनंतपुर भेजा गया है। वहीं कोप्पल में कई सड़कें बाढ़ में डूब गई हैं। कई सड़कें बह चुकी हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अंडर ब्रिज तहस नहस हो गया है। और अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। परमाणु ऊर्जा पर नजर रखने वाले संयुक्त राष्ट्र की संस्था के मुताबिक रूसी बलों से घिरे यूक्रेन के एक परमाणु संयंत्र में अहम सुरक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक बाह्य विद्युत आपूर्ति बंद हो गई है और ऐसा 5 दिन में दूसरी बार हुआ है। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा है कि जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में एजेंसी के निगरानीकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि बैकअप डीजल जनरेटर की मदद से परमाणु सुरक्षा उपकरणों को चालू रखा जा रहा है। ZNPP में बाह्य विद्युत आपूर्ति का बार बार बंद हो जाना बेहद चिंताजनक है और परमाणु सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल का आज समापन हो गया। सूरत में हुए समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। नेशनल गेम्स के शुभारंभ के तहत सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेलों में 7,000 से अधिक एथलीटों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। पदक तालिका में पहले स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। खेल महाकुंभ के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूली छात्र मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, आयोजकों और दर्शकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। जिस चीज को हम सपने में नहीं सोचते, वो जमीन पर उतरी हुई देखी है मैंने। आजादी के पहले, आजादी के बाद और आज के दिन इस मिट्टी के लालों ने देश और दुनिया में भारत का डंका बजाया है। ये समाज के हर जीवन के अंदर एक उदाहरण है कि चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो, हर खेल के मैदान में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ी कभी हारता नहीं। हारने के बाद नई तैयारी के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। आज समापन के अवसर पर भी आप सभी प्रतिभागियों में से कुछ खिलाड़ियों को मेडल जीता होगा और कुछ प्रतिस्पर्धा आप पिछड़ गए होंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका जुनून, आपकी कार्य करने की क्षमता, उसके कारण आने वाले समय में इस आत्मविश्वास के साथ कि अगली बार गेम्स में मैं ही मेडल जीतूंगा, इस लक्ष्य के साथ आपको जाने की आवश्यकता है।
जम्मू कश्मीर में पहली बार एयर शो का आयोजन किया गया। मुख्यालय एओसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हीरक जयंती समारोह में वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ राफेल और चिनूक ने अपने कर्तव्यों से मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।